वेलकम टू एडविश इनसाइट्स। आज हम मार्बर्ग वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इस वायरस की वजह से एक बहुत खतरनाक बट बहुत ज्यादा रेयर बीमारी होती है जिसका नाम है MVD यानी मार्बर्ग वायरस डिजीज। तो जल्दी से जानेंगे कि ये डिजीज इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों है और पूरी दुनिया इससे डरी हुई क्यों है। तो डर का रीजन है इबोला। ये इबोला का कजन है। कजन मतलब ये दोनों सेम फैमिली से आते हैं और इनकी फैमिली का नाम है फाइलोवायरिडी। ये एक फाइलो वायरस है जो कि थ्रेड जैसा दिखता है, धागे की तरह दिखता है। इबोला और मार्बर्ग दोनों ही बहुत डेडली माने जाते हैं क्योंकि इन दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये दोनों ही हेमरेजिक फीवर का सिम्टम शो करते हैं। हेमरेजिक फीवर क्या होता है? हेमरेज माने आपने सुना होगा कि न्यूज आती है कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज मतलब दिमाग की कोई नस फट गई और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो गई। तो इसमें भी फीवर में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, तो इसको रक्तस्रावी बुखार भी बोलते हैं। ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका ने इसे बायो टेररिज्म एजेंट की कैटेगरी ए की लिस्ट में रख दिया गया है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? बायो टेररिज्म क्या होता है? एक ऐसा आतंकवाद जिसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स का यूज करके कोई भी देश अपने एनिमी देश के अगेंस्ट इस एजेंट को फैला देगा और वहां तबाही मच जाएगी, डेथ्स होंगी और इकोनॉमी फेल हो जाएगी। तो इस तरीके के वॉरफेयर आज यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इसे सतर्कता के तौर पर बायोटेररिज्म एजेंट की कैटेगरी नंबर ए में रखा गया है। अब आते हैं, इसकी केस फैटेलिटी रेट बहुत हाई है। यानी अगर मान लीजिए 10 लोगों को हो रहा है ये, तो इसमें 9 लोग भी मर सकते हैं। 10 में से 9 लोगों की भी डेथ हो सकती है। बट करंट आउटब्रेक में 75% फैटेलिटी रेट है। ये जो 90% मैंने बताया है वो अब तक के प्रीवियस आउटब्रेक्स का एवरेज लेके बताया है, क्योंकि शुरुआत हुई थी 23% से लेके 90% तक अभी तक माना जाता है कि इतनी इसकी फर्टिलिटी रेट है। मार्बर्ग बेसिकली एक बहुत सुंदर सा शहर है जर्मनी के सेंटर में, और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पैलेसेस होते हैं। वहां एक लैब थी। उस लैब में ये लोग युगांडा से एक ग्रीन मंकी लेकर आए और उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उस मंकी द्वारा ये वायरस वहां के लैब वर्कर्स में फैला और फिर उनकी फैमिली में फैला। उस टाइम पर 7 लोगों की डेथ भी हो गई थी। 1967 की बात हो रही है ये, और ये बेलग्रेड में भी हुआ था सेम टाइम पर। तो अब आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिकली होता किन में है। ये सिर्फ ह्यूमन और ह्यूमन की फैमिली, जो कि प्राइमेट्स की फैमिली यानी बंदर वाली फैमिली में ज्यादातर ये अभी तक देखा गया है। फिर आते हैं कि ये वायरस जो है जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब जू वर्ड कहीं भी आएगा तो उसका मतलब है एनिमल से रिलेटेड। तो एनिमल द्वारा जेनरेटेड डिजीज कोई है तो उसको जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। ये एनिमल से कूदकर इंसानों में आ गया है, इतनी सी बात समझ लीजिए। फिर आते हैं, ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए क्या होता है? अब जैसे ये खलीसी को आप देख रहे हैं, खलीसी के एक हेयर लॉक में ये दो स्ट्रैंड्स है बालों में, और एक में सिंगल स्ट्रैंड है। जो डबल स्ट्रैंडेड है ये डीएनए हो गया। जो आरएनए है उसमें सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये तो बेसिक डिफरेंस है। बाकी आप लोगों को और भी पता होगा कि यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। फिर ये भी पता होगा कि आरएनए बेसिकली फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मेनली शुगर्स का डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि जो वायरसेस होते हैं इनके बीचों बीच एक प्रोटीन का कैप होता है, उसे हम प्रोटीन कैप्सिड बोलते हैं। उस कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है, बट दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो हमारा ये जो मार्बर्ग वायरस है इसके अंदर एक प्रकार का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। अब बात आती है कि ये होस्ट कौन है भाई? होस्ट है फ्रूगीवोरस बैट। फ्रूगीवोरस बैट वो बैट होते हैं जो फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स खाने वाला है। देखें कितना खतरनाक लग रहा है ये वायरस, ये बैट। तो इनको कुछ नहीं असर होता है, बट इनके द्वारा अगर किसी और एनिमल को हो गया तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस वायरस की वजह से। रीसेंट आउटब्रेक्स में क्या है? 67 में हुआ, 75, 80, 87, और जो लेटेस्ट हुए हैं वो 2017 और 2021 में देखा गया था, और अभी भी चल रहा है 2022 में। अब बेसिकली सबसे पहले क्या सोर्स हुआ, कैसे आया, तो ये तो क्लियर है नहीं। बट ये कहा जाता है तो कि जो माइंस में वर्कर्स जाते थे काम करने, उनका इंटरेक्शन हुआ होगा इन बैट्स के थ्रू, या तो इनकी वेस्ट मटेरियल पे पैर पड़ गया, हाथ पड़ गया, उसकी बॉडी से टच हुआ, या फिर ये जब सांस लेते होंगे तो जो एरोसोल छोटे छोटे पार्टिकल हैं एयर में उसके थ्रू बॉडी में आ गए इंसानों के, या फिर कोई क्लैरिटी अभी है नहीं कि कैसे ये इंसानों में आया। बट जब इंसानों में आ गया तो इंसानों से इंसानों में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। वो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है, अगर कटी फटी स्किन है, या फिर आंख से म्यूकस निकला, नाक से म्यूकस निकला, उसके थ्रू फैल सकता है, या फिर बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं जैसे सीमेन है, ब्लड है, सलाइवा है, बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है, उसके जरिए फैल सकता है। इवन अगर वो पेशेंट मर गया है और उसका क्रीमेशन ढंग से नहीं हो रहा है तब भी ये दूसरों में फैल सकता है। सिम्टम्स की बात करते हैं
इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली कुछ कुछ मेन डिजीजेस से मिलते हैं, जैसे मलेरिया, इबोला, टाइफॉइड। तो इसको पता लगाना मुश्किल होता है, और इसकी क्लिनिकल लैब्स भी अभी कम है, क्लिनिकल टेस्ट कम है, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है इसके बारे में जानने वाली। और बेसिक सिम्टम्स क्या है? नोजिया होगा, वॉमिट होगा, चेस्ट पेन होगा। ये इनिशियल इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान थोड़े बहुत सिम्टम्स आ जाएंगे, बट जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगी, जॉन्डिस होना चालू होता है, वेट लॉस कम हो जाएगा, लिवर फेलियर होगा, फिर धीरे धीरे और भी ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाएंगे, और फिर फाइनली डेथ होगी। डेथ इतनी ज्यादा हो रही है इन केसेस में, क्योंकि केस फैटेलिटी रेट 23 से 90% माना गया है। ये बहुत ज्यादा है अपने आप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविश इनसाइट्स। हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी है, वहां पे मैं डेली क्विज पोस्ट करता रहता हूँ। आइए, वेलकम है आपका, और चैनल को प्लीज